इस केस के जजमेंट वाले पोर्शन पे, ये जजमेंट आ गया, दिस वन। एडिशनल सिविल जज सीनियर डिवीजन रोहतक प्रेसिडेड बाय मोहम्मद सागिर। देखो, मेहनत किसी ने की और फाइनली जजमेंट किसी और ने ड्राफ्ट कर दिया। मेहनत ने तो दीप्ति मैडम ने करी थी, याद है आपको, शुरुआत के अंदर। फिर वो निशा मैडम भी आए, फिर वो शायद बीच में चले गए होंगे। तो मोहम्मद सागिर जी ने क्या किया, यहाँ पे जजमेंट जो दिया है। अब आप सीधा यहाँ पे आइए, प्लांटिप की कहानी क्या है उसको अपन समझेंगे। सी, तुम लोग सो तो नहीं रहे हो? हेलो? नहीं सर। हाँ, नहीं सर। अलर्ट मोड। देखो मेरी एकदम नजर सीसीटीवी की तरह है तुम्हारे ऊपर। नाउ सी, द प्लांट इन ब्रीफ इज दैट plaintiff along with the co-owners is the owner in possession। ऑनर इन पोजीशन का मतलब ऐसा मालिक जिसके पास पोजीशन भी है। किसका? एग्रीकल्चर लैंड। एक एग्रीकल्चर लैंड है इन खेवात नंबर। जैसे राजस्थान में खसरा नंबर होता है, तो शायद हरियाणा में खेवात नंबर होते होंगे। खेवत, खेवट। खेवट ओ, सर, खेवट। ये लो भाई, तुम खुश रहो, खेवट। देखो तुम्हारे पास 10-15 खेवट होंगे, तो मेरे को तो बस 2-3 दे दो, तुम्हें काम चला लूंगा। तो खेवट, तो खेवट नंबर सो एंड सो, और उसके अंदर खतौनी नंबर 217, 217 कितना 11, मेजरिंग 69 करना। देखो ये है ना, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे बीघा में जमीन को मेजरमेंट करते हैं ना, तो ये कुछ मेजरमेंट होंगे वहां के। मेजरिंग 69 कनल, 16 मरला, वगैरह वगैरह। 43 कहाँ पे सिचुएटेड है? देखो जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें पता है क्या करना चाहिए। हमें सीधा एक वर्ड यूज करना चाहिए, बहुत ही काम आसान का। क्या यूज करेंगे? द प्लांटिव along with the co-owner is in honor in possession of agricultural land in खेवत नंबर सो एंड सो, खतौनी सो एंड सो, खिता सो एंड सो, मिजरिंग सो एंड सो, वगैरह वगैरह, सिचुएटेड एट विलेज। तो ये सो एंड सो हमारा काम आसान कर देता है। कोर्ट में भी ऐसा ही होता है। सिचुएटेड एट विलेज सो एंड सो, डिस्ट्रिक्ट रोहतक, एज पर द जमाबंदी। जमाबंदी ध्यान रखना, एक तरीके से पब्लिक डॉक्यूमेंट है जो होता है। फॉर द ईयर 2019-20, he applied for further jamabandi from revenue authority and came to know that his name has wrongly been entered in the revenue record as Bhagwana son of Kaval Singh in place of Bhagwan Singh son of Kaval Singh। बस इतनी सी गलती है। आगे पढ़ते हैं। ये कह रहा है कि इन्होंने नाम क्या लिख दिया, भगवाना लिख दिया, जबकि नाम क्या था, भगवान था। ठीक है, और पिता का नाम तो ठीक है, और इन्होंने पीछे सिंह नहीं लगाया है। ओके, एक तो गलती इन्होंने ए एक्स्ट्रा लगा दिया और ऐसा हो गया। मतलब क्लेरिकल एरर एज इन मेंशन अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सच एज आधार कार्ड वगैरह। तो यानी कि यहाँ पे एक तो हो गया नेम करेक्शन। ठीक है, he was not aware of this fact and after knowing the same he went to the, जो उस हलक के जो पटवारी थे उनके पास में गया, एंड तहसीलदार, जो उस विलेज के तहसीलदार हैं, एंड सबमिटेड नेसेसरी डॉक्यूमेंट विद रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फॉर नेसेसरी करेक्शन, बट दे रिफ्यूज टू। उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे करेक्शन। प्लांटिव इज फेसिंग ग्रेट हार्डशिप ड्यू टू इनएडवर्टेंट क्लेरिकल मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ डिफेंडेंट विच इज लायबल टू बी करेक्टेड। क्योंकि भाई जमीन का मामला है ना, इसलिए उसको हार्डशिप ज़्यादा हो रही है। ही ऑल्सो सर्व लीगल नोटिस डेटेड सो एंड सो। देखो आ गया सेक्शन 80। कब सर्व किया था? 29/10/2022। मुझे बात बताओ, सूट इंस्टीट्यूट होने से पहले 2 महीने पूरे हो गए थे? जनवरी यस। 2023। सूट कब इंस्टीट्यूट हुआ था? यस सर, जनवरी जनवरी में 2023 में। 23। तो 2 महीनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। सेक्शन 80, वेरी गुड। तो लीगल नोटिस सर्व कर दिया था। वाइड रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफ द डिफेंडेंट फॉर नीडफुल करेक्शन बट नथिंग हैज बीन डन टिल डेट, हैंस द प्रेजेंट सूट। तो भाई यहां तक जो केस समझ में आ रहा है वो ये है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्या है, कुछ गड़बड़ी है। ठीक है, अब आगे देखो। नोटिस ऑफ द सूट वाज सर्व ऑन द डिफेंडेंट नंबर 1 एंड 2। बस चलो ठीक है, बात खत्म हो गई। मतलब मोटा मोटी हमको ये केस समझ में आ गया। आया कि नहीं आया? अरे हाँ बोलो, आया कि यस नहीं सर। आया? यस बोला करो। देखो मतलब कोई कवि हो, कोई शायर हो, कोई मुशायरा हो, या कोई क्लास की पढ़ाई चल रही हो, तो जब टीचर पूछे कि समझ में आया तो बोलना यस, नहीं आया तो भी बोलना यस। हाँ, गुड बॉय। नाउ अब आगे चलते हैं अपन।
तो अब देखो इश्यू फ्रेम क्या क्या हुआ है। Whether the plaintiff is entitled to the decree for declaration as pray for so and so। तो सबसे पहले क्या उसको डिक्लेरेशन की डिक्री मिलनी चाहिए क्या? क्योंकि देखो रेवेन्यू रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग भगवाना अलग है और भगवान सिंह अलग है। मामला तो यही है ना, उन्होंने गलती से क्या लिख दिया, भगवाना, और जबकि होना क्या चाहिए था, भगवान सिंह। तो कल मान लीजिए जो इसके पिताजी हैं वसीयत में लिख लिख के चले जाए कि मेरे बेटे भगवान सिंह को इतनी प्रॉपर्टी दे रहा हूं मैं, या फिर मान लीजिए कि ये प्रॉपर्टी इसको चले, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ये बात यहाँ पर क्या होती है, एप्लीकेबल है जो होती है। एक ये जो बालिका राशि है ना, जब झूम मीटिंग पे होते हो और तुम कोई बाल वाल संवारने हैं, तो वीडियो बंद किया करो। मतलब यूं लेके यूं, मतलब क्या है ये, कहाँ दिमाग, तुम कहाँ चल रहा है दिमाग है, इधर फोकस करो चीज की तरफ। आज के बाद ऐसी गलती वापस मत करना, बड़ा इनफॉर्मल लगता है। ऐसा लग रहा है कि मैं वो ग्रामीण महाविद्यालय के अंदर क्लासेस पढ़ा रहा हूँ। चलो वापस आ जाओ। डांट नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ ना उसी। और वैसे भी अगर मैं नहीं डांटूंगा तो कोई और डांटेगा, हाँ है ना। और कोई और डांटेगा जब तुम और मतलब प्रोफेशनल बन जाओगे, तो और गलत बात है। पता चला वो हाईकोर्ट के जज साहब ने सारे सिविल जज को इकट्ठा किया एक सेमिनार के अंदर, कुछ बता रहे थे और वहां पे आप स्टार्ट हो गए यूं 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 कर रहे हो, गड़बड़ हो जाएगा ना मामला। चलो भाई आगे आ जाइए वापस। सेकंड पॉइंट क्या है, वेदर प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू द डिक्री ऑफ मैंडेटरी इंजेक्शन। क्या उसको मैंडेटरी इंजेक्शन, अब मैंडेटरी इंजेक्शन किस बात का पता है, मैंडेटरी इस चीज का कि भाई आप डायरेक्शन दो इस पटवारी और तहसीलदार को कि ये अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में क्या करे, करेक्शन है जो करे। भगवाना की जगह क्या करे, भगवान सिंह। मैंडेटरी का मतलब होता है कोई एक्शन करवाना, कोई भी एक्ट जो है वो किसी अथॉरिटी से करवाना। एक बार पता है इंटरव्यू के अंदर एक सवाल पूछा गया था कि अगर आप पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी एक्ट करवाना चाह रहे हो तो आपके पास क्या लीगल प्रोविजन है। तो उस कैंडिडेट ने आंसर दिया कि ऑर्डर 32 या ऑर्डर 226 के तहत हम पिटिशन फाइल करेंगे फॉर द मैंडेमस। तो क्या उसका जवाब गलत था? नहीं, जवाब तो सही था। लेकिन सोचो, अगर वो ये कहता कि सर अगर कोई ऐसा टास्क है जो पब्लिक अथॉरिटी की ड्यूटीज के अंदर है जो आ रहा है, तो हमारे पास दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत मैंडेटरी इंजेक्शन का सूट फाइल करके भी सिविल कोर्ट के माध्यम से उसको मैंडेटरी इंजेक्शन करवा सकते हैं। और दूसरा तरीका हाई कोर्ट या जो सुप्रीम कोर्ट है उनके माध्यम से अपन मैंडेमस का डे पिटिशन। अंतर समझ में आ रहा है, दो अलग अलग चीजें हो रही है, एक लोअर कोर्ट का और एक सीधा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, हाई कोर्ट वगैरह। ओके, वेदर द सूट इज, अच्छा ये ओपीपी क्या है भैया, ओपीपी, ओपीपी, ओपीडी, मैंने क्या कहा था? प्लेंटिफ और डिफेंडेड से रिलेटेड है सर ये ना, नहीं अपॉर्चुनिटी पता, ऑफ प्लेंटेड। नहीं बोलना। अरे ऑनर्स ऑफ प्रूफ, ऑनर्स ऑफ प्रूफ किस पे रहेगा, प्लेंटिफ पे। ओके। तो अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगा, ओपीपी। ओ पी पी। ओके, पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, आगे बढ़ो। किसी ने कहा ना कि मेरा पैसा वसूल नहीं हुआ तो मैं रिकॉर्डिंग बता दूंगा। चलो अगला पॉइंट, ओपीपी का मतलब फिर से वही आ गया, क्योंकि देखो जो बंदा रिलीफ मांगने जाता है तो बर्डन किसके ऊपर रहता है, उसी के ऊपर रहता है उस केस को साबित करने का। वेदर द सूट ऑफ प्लांटी बी नॉट मेंटेनेबल, अब डिफेंडेंट कह रहा है कि साहब इसका तो सूट ही मेंटेनेबल नहीं है। तो सूट मेंटेनेबल नहीं है तो आप प्रूफ करो। तो किस पे बर्डन चला गया, ओपीडी, मतलब यस, क्या हो गया यहाँ पे, डिफेंडेंट ने जो हो गया। वेदर द प्लेंटिफ हैज नो लोकस स्टैंडी, मतलब डिफेंडेंट कह रहा है साहब इसका तो कोई लोकस स्टैंडी नहीं है। लोकस स्टैंडी मतलब राइट या एंटाइटल टू अपीयर बिफोर द कोर्ट फॉर दैट रिलीफ, तो उसको कहा जाता है लोकस स्टैंडी। ठीक है, वैसे इसको प्रॉपरली लोकस स्टैंडाई बोलते हैं अपन, स्टैंडाई। किसके ऊपर बर्डन रहेगा, डिफेंडेंट पे। Whether the plaintiff has not come to the court with clean hand and has suppressed the material fact। अभी डायलॉग मारा होगा गवर्नमेंट प्लीडर ने कि सर ये जो ये भगवान सिंह आया है ना, ये कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ये भी जो है ना इस तरह से बदमाशी करके, अगर ऐसा कुछ है
तो फिर उसका बर्डन भी किसके ऊपर है? डिफेंडेंट। क्योंकि आप अगर कोई पर्टिकुलर फैक्ट कह रहे हो तो बर्डन आपके ऊपर है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था बीएसए के अंदर? अप्लाई करो यहाँ पे। तो यहाँ पर आपके बीएसए की प्रोविजन क्या होते हैं? एप्लीकेबल होते हैं। ओपीडी, वेदर द सूट ऑफ प्लांटिप इज बैड फॉर नॉन जॉइंडर एंड मिस जॉइंडर। अब वो कह रहा है कि साहब इन्होंने नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं करवाया, ज्वाइन नहीं करवाया, तो ये बर्डन भी किसके ऊपर है? देखो ये सारे पॉइंट हैं। ये नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर कहाँ दे रखा है, याद है आपको? ऑर्डर नंबर 1, रूल 6, रूल 9, रूल 13, सारा क्या मेंशन कर रहा है इसी के बारे में। चेकआउट करो, निकालो ऑर्डर नंबर 1 फटाफट। देखो 6 में क्या लिखा हुआ है? जॉइंडर ऑफ पार्टीज के बारे में पॉइंट आ रहा है यहाँ पे आपके बीच में। फिर आप सीधा आ जाइए रूल नंबर 9 पे, मिस जॉइंडर एंड नॉन जॉइंडर। तो नो सूट शैल बी डिफीटेड बाय रीजन ऑफ मिस जॉइंडर नॉन जॉइंडर, लेकिन प्रोविजो क्या कहता है कि ये वाली बात नॉन जॉइंडर ऑफ नेसेसरी पार्टी पे एप्लीकेबल नहीं होती। तो अगर मान लीजिए आपने नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन नहीं करवाया तो सूट क्या किया जा सकता है? डिफीट हो सकता है। तो डिफेंडेंट यही तो कह रहा है कि साहब इसने नेसेसरी पार्टी को ज्वाइन ही नहीं करवाया, तो बर्डन किसके ऊपर है? डिफेंडेंट के ऊपर। अब वो कह रहा है सूट टाइम बार्ड है। आपको याद है ऑर्डर 14 जब मैंने आपको बताया था तो मैंने कहा था दो तरीके के इश्यूज होते हैं। एक होते हैं इश्यू ऑफ लॉ और दूसरे क्या होते हैं? फैक्ट वाले। इश्यू ऑफ लॉ को पहले सॉर्ट आउट करना पड़ता है, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं? प्रीलिमिनरी प्रीलिमिनरी इश्यूज है इशू। जो कहा जाता है। तो ये लिमिटेशन वाला जो पॉइंट है वो किस में आ गया? इश्यूज ऑफ लॉ के अंदर है जो आ गया। तो ये इन्होंने सारे इस तरीके से क्या कर दिए? फ्री में जो कर दिया। ठीक। तो शुरुआत के दो इश्यू प्लांटिफ पे और बाकी जितनी भी बातें आ रही है वो सारी की सारी किसके ऊपर? डिफेंडेंट पे। और रिलीफ अगर कुछ हो तो इफ एनी। नाउ नो अदर इश्यू इज प्रेस। प्रेस का मतलब समझ गए यहाँ पे? एक वर्ड होता है प्रेस्ड, एक वर्ड होता है नॉट प्रेस। ओके, मतलब यहां पे और कोई तो बात उन्होंने कही नहीं। नॉट प्रेस जनरली तब आता है, देखो दोनों में अंतर है। नो अदर इश्यू इज प्रेस्ड और नॉट प्रेस, अंतर ये है। आपने पहले कोई चीज मांगी और उसके बाद आप कह रहे हो कोर्ट से कि साहब मैं इसको नॉट प्रेस कर रहा हूं, तो मतलब आप उसको अपनी तरफ से वापस कॉल बैक कह जो करवा रहे हो। ठीक है। नॉट प्रेस क्लेम और अराइज आउट ऑफ द प्लीडिंग ऑफ द पार्टीज, ऑनस नॉट ऑब्जेक्टेड टू केस। ऑनेस्ट नॉट ऑब्जेक्टेड का मतलब ये जो बर्डन्स है इसके रिगार्डिंग सामने वाली पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। मतलब आपने कोर्ट ने क्या कर दिया? ऑनेस्ट डिसाइड किया। तो प्लांटिव ने ऑब्जेक्ट नहीं किया कि हाँ भाई ये मेरे को प्रूव करना है, ना ही डिफेंडेंट इन पॉइंट को लेकर ऑब्जेक्ट कर रहा है कि भाई ये मैं क्यों प्रूव करूं। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्शन है जो वहां पे नहीं हुआ। ओके, नाउ सी। तो केस को हमने इशू फ्रेम करने के बाद में 5 मई 2025 को एडजॉर्न किया। किसके लिए? फॉर द एविडेंस ऑफ प्लांटिव। अब मेरा सवाल, ऑर्डर नंबर 15 कहाँ गया? मतलब आप सीधा ऑर्डर नंबर 16 पे जा रहे हो। तो जब कभी भी केस फर्स्ट हियरिंग पर डिस्पोज करने लायक है ही नहीं तो क्या जबरदस्ती डिस्पोज करेंगे क्या? नहीं ना। एग्जैक्टली। ऑर्डर नंबर 16 क्या था? विटनेस को समन है जो करना। ठीक। तो अब यहाँ पे बकायदा वो लिस्ट ऑफ विटनेस फाइल करेगा। ये देखो आ रहा है आगे, पूरा पढ़ लेता हूं मैं। तो प्लांटिव के एविडेंस, इसको बोला जाता है पीई शॉर्ट में, प्लांटिव एविडेंस। तो प्रोसेसिंग फी पीएफ, ठीक है, और डीएम, ये क्या था? वेट अ मिनट। लिस्ट ऑफ विटनेस बी फाइल्ड विद इन 14 days, failing which evidence shall be brought by the parties at their own responsibility and no assistance from court will be provided। तो यहां पे लिस्ट ऑफ विटनेस ऑर्डर नंबर 16 निकालो। ऑर्डर नंबर 16 आ जाइए। देखो यहां पे ऑर्डर नंबर 16 रूल 1 क्या लिस्ट ऑफ विटनेस के बारे में बात कर रहा है, हाँ या ना? क्या लिखा हुआ इसके अंदर? ऑन और बिफोर सच डेट एज द कोर्ट में अपॉइंट नॉट लेटर देन 14 days। यहां पर भी अपन कितना टाइम दे रहे हैं? 14 days। क्या ऐसा का ऐसा? क्या 14 days। मैंने कितना बोला? अच्छा सॉरी 15। हाँ, हमने कितना टाइम दिया इसको? 14 टाइम है जो दे रखा है। एक दिन जज साहब भी एक्स्ट्रा लेके चल रहे होंगे।
अब यहां पे हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में 14 नहीं लिखना है, 15 लिखना है। एग्जाम पूछा जाए ना कितना टाइम दिया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 15 डेज। तो 15 डेज का यहाँ पे इस तरह से टाइम दिया जा रहा है। अब आप चीज नोट कर रहे हो, WS फाइल करने के लिए क्या इस तरह का वर्ड यूज किया गया था? WS टू बी फाइल विद इन सो एंड सो डेज, नहीं था। इसलिए बार बार एडजॉर्नमेंट के तहत केस क्या बढ़ रहा था? आगे है जो बढ़ रहा था। ओके नाउ, और अगर आप नहीं पेश करोगे तो फिर कोर्ट बाद में आपको असिस्टेंट प्रोवाइड नहीं करेगा, सो एंड सो वगैरह वगैरह, ये सारी बातें हैं जो यहाँ पर आ गई। अब रूल 2 में एक्सपेंसेस ऑफ विटनेस टू बी पेड इन टू कोर्ट, है ना? तो यहाँ पर ये जो डीएम है, माइट भी इन्होंने कुछ टर्मिनोलॉजी यूज किया होगा, बट प्रोबेबली ये जो खर्चा होता है उसकी बात है जो यहाँ पर की जा रही है। एक तो प्रोसेसिंग फी जो विटनेस सर्व कराने की, और एक विटनेस का जो खर्चा होता है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप इन दोनों पॉइंट को ऑर्डर नंबर 16 रूल 1, खासकर लिस्ट ऑफ 1, तीनों पॉइंट को इनफैक्ट रूल नंबर 1 और साथ ही साथ में रूल नंबर 2 के साथ में क्या कर सकते हो, डीलेजो कर सकते हो। तो जो भी एक्सपेंसेस आ जाए वगैरह उनको अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको कोर्ट में जमा, देखो नीचे लिखा हुआ भी है, party applying for summon shall, before the summon is granted and within a period to be fixed, which shall not be less than 7 days from the date of making application under sub rule 401, pay into court such sum of money जो कि कोर्ट को क्या लगे, to defray the traveling and other expenditure of person summoned in passing from the court in which he is required and 1 day attendance। तो एक दिन का जो भी उसका खर्चा वर्चा है वो आपको पे है जो क्या करना है, जमा करवाना है। ठीक है, ये बात आ गई। आर्ग्यूमेंट ऑन स्टे एप्लीकेशन शैल ऑल्सो बी हर्ड ऑन द डे फिक्स। तो वो जो आपने स्टे एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो भी आर्ग्यूमेंट है वो भी उसी तारीख को सुने जाएंगे। चलो ठीक है, तो अगली जो तारीख होगी वो क्या होगी, प्लांटिव के एविडेंस होंगे। तो यहां पर एक तरीके से ऑर्डर नंबर 16 आया और गया। ठीक, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट 17 मार्च को आ जाइए। 17 मार्च थी कौन सी तारीख, सॉरी 5 मई। तो अगली जो तारीख है हमारे बीच में वो है 5 मई 25। अब देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, ओनली PW भगवान सिंह इज प्रेजेंट एंड एग्जामिन एज PW1। तो जो प्लांटिव का जो विटनेस है, PW का मतलब प्लांटिव विटनेस, प्लांटिव विटनेस PW भगवान सिंह, उसको PW1 के रूप में एग्जामिन किया गया। लर्नेड काउंसिल फॉर प्लांटिव अपीयर्ड, why his separate statement recorded that he has closed the plaintiff evidence, यानी कि प्लांटिव की तरफ से कितना एविडेंस आया, सिर पे, और उसने क्या अप्लाई कर दिया, अपीयर्ड, और सेपरेट स्टेटमेंट देते बोला कि भाई ही हैज क्लोज द प्लांटिव एविडेंस। नाउ द केस इज एडजॉर्न फॉर एविडेंस ऑफ डी फॉर यस एट आउन रेस्पॉन्सिबिलिटी। आर्ग्यूमेंट ऑन एप्लीकेशन है वो भी नेक्स्ट डेट को दे, तो ये पी हो गए। अगली जो तारीख है वो आपके डिफेंडेंट के एविडेंस है। कई बार है ना, कुछ कोर्ट इसको एब्रिविएशन यूज करते हैं, कुछ नहीं भी यूज करते हैं, कुछ पूरा लिख लेते हैं। ये इन्होंने डी वैसे गलती से लिखा है, पूरा लिखना चाहिए था, डिफेंडेंट लिखना चाहिए था। चलो भाई अगली डेट कब है, 9 मई। अब केस फटाफट जा रहा है, सिर्फ 3 दिन बाद में केस अगली तारीख आ गई 9 मई। सर क्या हो सर गया? एक सर कोर्ट सर एक ही दिन दोनों डिफेंडेंट के और प्लेंटिफ के एविडेंस नहीं ले सकता क्या? देखो कोर्ट तो वैसे कुछ भी कर सकता है, बट स्टेप बाय स्टेप चलने में पहले प्लांटिव के एविडेंस आते हैं। आप सपोज करो प्लांटिव के एविडेंस को डिफेंडेंट क्रॉस करना चाहे तो फिर उस तारीख को डिफेंडेंट के एविडेंस रखने का क्या फायदा हुआ, ओके सर। है ना? तो ये पॉइंट रहता है। नाउ DW इज प्रेजेंट, डिफेंडेंट नो DW इज प्रेजेंट, मतलब सरकार की तरफ से कोई विटनेस आया ही नहीं, एडजॉर्नमेंट मांगा गया, सुना गया, एडजॉर्नमेंट अलाउ किया गया। नाउ द केस इज एडजॉर्न फॉर 27/5/2025। ठीक है, एट इज आउन रेस्पॉन्सिबिलिटी, आर्ग्यूमेंट ऑन स्टे एप्लीकेशन शैल बी। अच्छा ये आउन रेस्पॉन्सिबिलिटी वर्ड पहले भी आया अभी भी आया, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार को प्रोसेसिंग फी जमा करवाना, विटनेस का एक्सपेंडिचर जमा कराना, इसकी जरूरत नहीं थी। आप अगर नोटिस कर ध्यान देंगे ना, तो जब प्लांटिव के विटनेस बुलाए गए तो पूरा कहा गया कि भाई PF DM जो भी है वो सारा करो। अब यहां पे कहीं पे लिखा गया आउन रेस्पॉन्सिबिलिटी प्लांटिव के केस में, समझना जिस एंगल से लिखा गया दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। फेलिंग विच, यहां पे वर्ड आया है लेकिन कब आया है, अगर फेल हो जाते हैं तो,
और अगर फेल नहीं होते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्लांटिव के केस में आउन रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, प्लांटिव के केस में कोर्ट समन भेजेगा, तुम्हें लेके आना है। लेकिन चूंकि यहाँ पे डिफेंडेंट सरकार है, इसलिए उनसे कोई भी हम पैसा वैसा आने जाने का वो क्या सारा तुम ही मैनेज करो, और वही मैनेज करते हैं। मतलब जो भी सरकारी बाबू ही आएगा, भाई सरकार की तरफ से विटनेस कौन होगा? सरकारी बाबू, जो भी उसके ऑफिस का कामकाज करने वाला। और वो जब कोर्ट आता है तो सरकार की तरफ से उसको टीए डीए दिया जाता है। मैं जब सरकारी सेवा में था मैंने भी खूब यूज़ किया। जब भी मेरे को बाड़मेर से जोधपुर आना होता था, ये छुट्टी आज क्या कर रहे हैं, जोधपुर जाके लेजर्स लेके आनी है, ये नई छुट्टी टीए मिल गया। तो छुट्टी की छुट्टी और एक तरीके से टीए भी मिल जाता है। किसी को कहना मत, हाँ? कह भी देना, अब क्या ही है, अब तो रिजाइन किए हुए कितने साल चले गए। रिकॉर्ड हो गया अब। जो कुछ मैंने कहा वो एक एग्जाम्पल होता है। क्लास के अंदर मैं ना कई बार आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूँ, इसलिए एग्जाम्पल को सीरियसली या रियलिस्टिक ना समझा जाए। अगला पॉइंट हमारा, अब देखिए, नो रिबटल एविडेंस इज प्रेजेंट। इसका क्या मतलब हुआ, कौन बताएगा? आप में से कई कैंडिडेट मेरे से डेली एविडेंस लो पढ़ते हो, बताओ। ये मैं चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूँ, रिबटल रिबटल रिबटल। एनीवन? एक सेकंड रुको, ये जैसे रिबट नहीं किया। बताएगा, एक सेकंड एक सेकंड। नो रिबटल एविडेंस इज प्रेजेंटेड। अभी तक कौन है जो बिल्कुल नहीं बोला है? हाँ, आराधना पांडे जी, प्रकट हो जाओ मैडम, और इस बात का जवाब दीजिए। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, ट्राई नहीं करोगे तो गलत बात है। और इसके बाद में नेक्स्ट तैयार रहना। और कौन है? पवन कुमार जी, प्रिया प्रजापति जी, ये सर हमारे क्लास अपोजिट। बहुत ही रिजर्व कैंडिडेट्स हैं, बोलते ही नहीं है। तनु कुमारी जी, सर अपोजिट। बोली मैडम। कोई बोल रहा है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है? चलिए, AK पांडे जी, अब यहां नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? हमेशा ध्यान रखना, क्लासरूम एक बहुत बढ़िया माहौल होता है डिस्कशन करने का, कोई चीज कहने का। अब इस सेशन को जितने लाइव अटेंड कर रहे हैं उससे दुगना तिगुना कैंडिडेट रिकॉर्डेड देखेंगे, बट उनको क्या ये मौका मिल पाएगा? और रिकॉर्डेड में बोल भी दोगे तो कौन सुनने वाला? जागृत मिश्रा जी, जागृत है या जागृति जी है? जागृत जी, ओके। नाम ही जागृत है, जागृत अवस्था में हो नहीं अभी। जी सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो ताना मारता हूँ फिर ही बोलोगे? बताओ क्या था इसका मतलब? सर, सर जो रिबर्ट ना क्या इरिबर्टेबल हो सकता है सर, जैसे प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो इरिबर्टेबल कंक्लूसिव प्रूफ जो होता है। यार तुम वकील वाला तरीका अप्लाई कर रहे हो। नहीं आ रहा है तो मैं यूं का यूं घुमाऊंगा, यूं का यूं घुमाऊंगा, सर अपने आप भूल सर जाएंगे। मैं बता सकता हूँ। हाँ, वाई नॉट? अविनाश सर अग्निहोत्री जी प्लीज। रिवर्टेबल सर, आई थिंक खंडनी या खंडनी जो सर आपने प्रिजम्पशन बताया था एविडेंस में। हाँ, अरे भाई, जो विटनेस, अनीता जी सर ट्राई इसका करो। मतलब क्या था? ये है कि अभी तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं प्रूफ दिया गया है जिससे जो सर तो एक पहले दूसरे की दिया गया है उसका खंडन किया जा सके। वेरी गुड, अनीता जी। सर कोई भी अपोजिट पार्टी ने जो भी एविडेंस दिया उसका कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला ऐसा एविडेंस जो कॉन्ट्रडिक्ट करे। मुझे हम साक्ष्य अधिनियम का एक इंपॉर्टेंट बात बताओ जो मैंने आपको क्लास में कई बार बताया है। कभी भी किसी भी डिस्प्रूव विटनेस, करना, हाँ सुधा जी, डिस्प्रूव करना सामने वाले को। वेरी गुड, ओके। अब जो मैं पूछ रहा हूँ ध्यान से आंसर दीजिएगा। मैंने आप लोगों को बताया था विटनेस की बात ऑन एविडेंस कब एडमिशिबल होती है। इसके लिए हमको 3 टेस्ट करने पड़ते हैं। वो 3 टेस्ट क्या थे? मैंने आपको BSc में बताया कॉम्पिटेंट, था। वेरी गुड। कॉम्पिटेंट और कॉम्पिटेंसी, प्रिविलेजेस नहीं होने चाहिए, प्रिविलेजेस, वेरी गुड। तीसरा, और वो क्रॉस कॉन्ट्रडिक्ट एग्जामिनेशन। क्रॉस क्रॉस एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन जो चाहिए जो ज्यादा ना एविडेंस क्या बोलूं। एग्जैक्ट वर्ड क्या यूज किया था मैंने? हाँ, तटस्थ रहे। ही हॉस्टाइल मस्ट, होना, हॉस्टाइल हो जाता है। फ्री तटस्थ अनीता रहे जी मैं विटनेस। यहाँ से ना ग्रीवेस हेड कॉज कर दूंगा। हॉस्टाइल क्या रिबट ना हो सर, वो रिबट ना हो। हॉस्टाइल में वो बंदा पलट जाता है, तो हॉस्टाइल हो जाएगा तो उसके बाद कैसे मानेंगे अपन? सुनो, तीसरा वर्ड था ही मस्ट रिमेन अनरिबटेड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। याद आया? ओके, मैं मानूंगा नहीं है, मैं सिर्फ कह रहा हूं, तुम लोग केस ठोक मत ठोक देना। क्रिमिनल इंटिमिडेशन हमको दे दिया गया क्लास के अंदर। चलिए वापिस चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो विटनेस है वो अनरिपीटेड रहा। तो अब यहां तो आपने रिपिटल का कोई एविडेंस ही नहीं लाए,
तो चलता रहा। डेट रिक्वेस्ट की गई, हर्ड अलाउड अगली तारीख है 22 जुलाई 2025 फॉर रिबटल एविडेंस, यानी कि एक तरीके से क्रॉस करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं यहां पर अपन। नेक्स्ट डेट हमारे पास आ गई। अब समझना, इस तारीख को भी कोई भी रिबटल एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया जो कि उसकी बात को रिबट करे। आर्ग्यूमेंट नॉट एडवांस, आर्ग्यूमेंट भी नहीं किए गए। एट दिस स्टेज एन एप्लीकेशन फॉर, प्लांटिफ ने एक रिक्वेस्ट करी है। पहले प्लांटिफ ने क्या बोला था, मेरे एविडेंस क्लोज हुए, हाँ या ना। अब एविडेंस क्लोज होने के बाद आप कोई दूसरा एविडेंस देना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, एन एप्लीकेशन फॉर एडिशनल एविडेंस इज मूव्ड बाय द प्लांटिफ थ्रू हिज काउंसिल। कॉपी जो है वो दूसरे वाले को सप्लाई की गई। इंस्टेड ऑफ फाइलिंग द रिप्लाई टू द एप्लीकेशन, लर्नेड गवर्नमेंट प्लीडर हैज एंडर्ड हिज नो ऑब्जेक्शन ऑन द मार्जिन ऑफ एप्लीकेशन। तो उन्होंने कोई रिप्लाई तो फाइल किया नहीं, उन्होंने बोला कि हमको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है। एडिशनल एविडेंस अगर आ रहा है तो हमें कोई ऑब्जेक्शन है जो नहीं है। कीपिंग इन व्यू द फैक्ट एंड कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन एज वेल एज नो ऑब्जेक्शन एंडर्स बाय द लर्नेड गवर्नमेंट प्लीडर, एप्लीकेशन इज अलाउड। तो एप्लीकेशन हमने अलाउ कर दी एडिशनल एविडेंस के लिए। ऑर्डर 18 ओपन करो, सीपीसी ऑर्डर 18 निकालो। अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई सीपीसी में कौन सा ऑर्डर है जो क्या करता है, एविडेंस रिकॉर्डिंग की बात है जो करता है, तो आंसर क्या होगा, ऑर्डर नंबर 18। अब रूल देखो, 4 सर, हाँ जी, रूल 4 सर। हाँ बिल्कुल, नहीं, रुक जाओ। अब यहां पर आपके सामने क्या है, एविडेंस रिकॉर्डिंग का स्पेसिफिक हमारे पास रूल कौन सा है, रूल नंबर 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो भी आप एविडेंस रिकॉर्ड करो, चाहे वो कमीशन के ऊपर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो रूल 4 में शुरुआत के 2 बातें छोड़ दो, बाकी तो सारा कौन सा पॉइंट है, कमीशन के थ्रू एविडेंस को रिकॉर्ड है जो करना। अब मुझे बताइए, क्या इसमें कहीं पर भी आपके ऐसा कोई रूल है जो एडिशनल एविडेंस रिकॉर्ड करने के बारे में कुछ भी बात कह रहा हो? फटाफट हेडिंग चेक करो पहले तो। ऑर्डर 18, टोटल 19 नियम है। हेडिंग चेक करो और बताओ कहीं पर भी एडिशनल एविडेंस प्रोड्यूस करने की रिगार्डिंग कोई बात कही गई है क्या? आज की क्लास एंड तक अटेंड करना हर एक के बस की बात नहीं होगी, मैं बता रहा हूं आपको, धीरे धीरे विकेट उड़ेंगे। रिकॉल में आएगा क्या 17? ऑर्डर 18 के अंदर कौन सा बता रहे हो प्रदन्या जी आप? रूल 17 में आएगा क्या सर ये रिकॉल विटनेस? कोर्ट में रिकॉल एंड एग्जामाइन द विटनेस, जिन विटनेस का आपने ऑलरेडी बयान रिकॉर्ड करा दिया है उसको आप वापस क्या करते हो, रिकॉल करते हो। तो ये तो सेम विटनेस को वापस बुलाना हो गया। not mentioned clearly. अब आप एक काम करो, रूल नंबर 4 पे आओ। In every case, examination chief or witness shall be on affidavit, and copy thereof shall be supplied to opposite party. Provided where documents are filed and the party rely upon the document, the proof of such document which are filed along with affidavit shall be subject to the order of court. बेसिक बात, जो चीफ है हम एफिडेविट पे करेंगे और उसका कॉपी जो सामने वाली पार्टी को सप्लाई कर देंगे। Affidavit of evidence of all witness whose evidence is proposed to be laid by party shall be filed simultaneously by the party at the time directed in the first case management hearing. ये रूल नंबर 1 है, हालांकि कॉमर्शियल कोर्ट के केस में एप्लीकेबल हो रहा है, सामान्य सिविल सूट पे नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कि जो भी है वो फर्स्ट जब मैनेजमेंट आपकी हियरिंग होगी ना, तब सारा का सारा आपको एक साथ प्रोड्यूस करना है। अब आप रूल 1B पे आओ। A party shall not lead additional evidence by affidavit of any witness, including the witness who has already filed an affidavit, unless sufficient cause is made out in an application for the purpose and an order giving reserve permitting such additional evidence is passed. क्या ये 1B हमारे सवाल का आंसर है क्या? यस सर। तो यहां पे इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट है जो कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हो, एडिशनल एविडेंस अगर देना चाहते हो तो आप इस तरीके से कोर्ट में अप्लाई है जो करोगे। ओके।